गुरुग्राम, भारत का एक ऐसा शहर जो अपनी तेज रफ्तार जिंदगी और कॉरपोरेट कल्चर के लिए मशहूर है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते ऑफिस और देर रात तक जलती लाइटें, यही इस शहर की पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी बीपीओ में कोई भूत काम कर रहा हो? ये कहानी एक ऐसे कॉल सेंटर की है जहां हर रात एक अनदेखा परछाई कॉल अटेंड करती थी। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के अनुभव हैं जो उस बीपीओ में काम कर चुके हैं। यह कहानी गुरुग्राम के सेक्टर 24 में स्थित एक नामी बीपीओ की है। यह बीपीओ रात दिन काम करता था और इसमें कई युवा अपनी शिफ्ट पूरी करने आते जाते थे। अधिकतर कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी क्योंकि अमेरिकी और यूरोपीय क्लाइंट्स से डीलिंग होती थी। राहुल, जो इस बीपीओ में 3 साल से काम कर रहा था, अक्सर महसूस करता था कि ऑफिस में कुछ अजीब है। जब सब लोग ब्रेक पर होते तो भी एक कंप्यूटर स्क्रीन ऑन रहती। राहुल कई बार नोटिस कर चुका था कि बिना किसी इंसान के बैठने के भी एक क्यूबिकल में स्क्रीन चालू रहती थी और कभी-कभी उस पर चैट विंडो खुल जाती थी। एक रात उसने हिम्मत करके उस क्यूबिकल की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हेडसेट अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई उसे पहन रहा हो। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन जैसे ही वे आए, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। रात के लगभग 2:30 पर, जब कॉल सेंटर लगभग खाली था, कुछ कर्मचारियों ने नोटिस किया कि एक लड़की कॉरिडोर से गुजर रही थी। वह सफेद शर्ट और काली स्कर्ट में थी और बाल खुले हुए थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार देखा तो वह गायब हो चुकी थी। शालिनी, जो नई नई इस बीपीओ में शामिल हुई थी, ने भी उसे देखा था। वह डर गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अगले ही पल, जब उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से चैट नोटिफिकेशन आ रहा था। तुमने मुझे देखा? शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वह चैट विंडो खोलनी चाही तो वह अपने आप बंद हो गई। धीरे धीरे यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई कि बीपीओ में कुछ अजीब घटित हो रहा है। राहुल ने अपने सीनियर्स से पूछा, लेकिन वे इस बारे में बात करने से बचते रहे। आखिरकार उसने ऑफिस के एक पुराने गार्ड से पूछा। गार्ड ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम लोग जिस लड़की की बात कर रहे हो वह रश्मि थी। राहुल चौंक गया। रश्मि? ये कौन थी? गार्ड ने बताया कि 4 साल पहले इसी बीपीओ में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रश्मि था। वह नाइट शिफ्ट में थी और एक दिन ऑफिस से बाहर जाते हुए लिफ्ट में फंस गई। लिफ्ट की तकनीकी खराबी के कारण वह अंदर ही रह गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कहते हैं, उस दिन के बाद से हर रात 2:30 पर रश्मि इस ऑफिस में आती है, जैसे वह अपनी शिफ्ट पूरी कर रही हो। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। वह सिक्योरिटी रूम में गया और रात 2:30 से 3 बजे तक का फुटेज देखा। फुटेज में कुछ बेहद डरावना था। एक खाली क्यूबिकल में अचानक कीबोर्ड अपने आप टाइप होने लगता था। किसी अदृश्य शक्ति द्वारा माउस हिलता था और कभी-कभी चैट बॉक्स में कुछ टाइप होता दिखता था, लेकिन कैमरे में कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि एक कॉल रिकॉर्डिंग में किसी महिला की धीमी और भारी आवाज सुनाई दी। मैं अब भी यहां हूं। राहुल और उसकी टीम ने इस रिकॉर्डिंग को कई बार सुना, लेकिन कोई यह समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आई थी। जैसे जैसे यह बातें फैलने लगीं, ऑफिस में पैनिक बढ़ने लगा। कई कर्मचारियों ने शिकायत की कि उन्हें नाइट शिफ्ट में अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होती हैं। कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है, मगर पीछे कोई नहीं होता। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ होती है और कुछ लोगों को महसूस हुआ कि कोई उनके कान में धीमी आवाज में फुसफुसा रहा है। बीपीओ मैनेजमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया, जिसने ऑफिस की पूरी जांच की, लेकिन उन्हें कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ कर्मचारियों ने नाइट शिफ्ट छोड़ दी और कुछ ने तो जॉब तक रिजाइन कर दिया। आज भी इस बीपीओ में काम करने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात के 2:30 पर अजीब गतिविधियां महसूस होती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने शीशों में एक धुंधली आकृति देखी, तो कुछ ने किसी अनजान महिला की सिसकियां सुनी। रश्मि अब भी वहां है। वह कॉल अटेंड करती है, चैट में टाइप करती है
और अपनी न खत्म होने वाली शिफ्ट पूरी कर रही है। रश्मि की कहानी धीरे धीरे पुरानी हो गई, लेकिन डर अब भी ताज़ा था। कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी, तो कुछ ने इस बात को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब इस बीपीओ में एक नई कर्मचारी, नेहा, ने ज्वाइन किया। नेहा को नाइट शिफ्ट दी गई थी और वह इन भूतिया कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। उसने अपने सहकर्मियों से यह किस्सा सुना, लेकिन उसे मजाक लगा। अरे यार, ये सब मन का वहम है, भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रात के 2:30 पर नेहा अपने कंप्यूटर पर एक क्लाइंट से चैट कर रही थी। अचानक उसका कीबोर्ड रुक गया, जैसे किसी ने उसे डिसेबल कर दिया हो। उसने चेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी स्क्रीन पर टाइपिंग शुरू हो गई। तुम यहां क्यों आई हो? नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से कीबोर्ड हटाया, लेकिन टाइपिंग रुकी नहीं। तुम मेरी जगह ले रही हो? अब नेहा का सिर चकरा गया, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। वह जल्दी से उठी और अपनी टीम लीडर श्वेता के पास गई। मैम, कोई मेरे कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है। श्वेता को पहले भी इस तरह की शिकायतें मिल चुकी थीं। उन्होंने नेहा को शांत किया, लेकिन जब वे नेहा की सीट पर गईं, तो स्क्रीन ब्लैंक थी। यहां तो कुछ भी नहीं है नेहा, तुम शायद थकी हुई हो, श्वेता ने कहा। लेकिन नेहा जानती थी कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। नेहा ने खुद को समझा लिया कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन 2 रात बाद जब वह घर जाने के लिए लिफ्ट में गई, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफ्ट में बस 2 लोग थे, नेहा और राहुल। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट अचानक हिलने लगी और अटक गई। ओह गॉड, ये क्या हुआ? नेहा घबरा गई। राहुल ने इंटरकॉम से हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी लिफ्ट की लाइट्स झपकने लगीं और फिर एक धीमी, दर्द भरी सिसकी गूंजी। मुझे बाहर निकालो, मैं यहां फंस गई हूं। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने राहुल की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। फिर अचानक लिफ्ट का आईना धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने उस पर हाथ फेरा हो, और अगले ही पल उस पर एक नाम लिखा था, रश्मि। किसी तरह लिफ्ट कुछ सेकंड बाद चालू हो गई। जब दरवाजे खुले, नेहा बाहर भागी और पूरी रात कांपती रही। अगले दिन उसने जॉब छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन जब वह अपना इस्तीफा देने जा रही थी, उसकी स्क्रीन पर एक नया ईमेल आया। फ्रॉम rashmi@bpo.com। सब्जेक्ट, मेरी शिफ्ट खत्म नहीं हुई। नेहा का दिमाग सुन्न पड़ गया। जब उसने ईमेल ओपन किया, तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। नेहा ने आखिरकार जॉब छोड़ दी, लेकिन नए कर्मचारी अब भी इस बीपीओ में आते जाते रहते हैं। रश्मि की मौजूदगी अब हर किसी के लिए एक खुला रहस्य बन चुकी थी। कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। हालांकि एक चीज साफ हो गई थी, रश्मि सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ कहने के लिए वापस आ रही थी। राहुल, जो इस रहस्य में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाला इंसान था, अब सच को सामने लाने का फैसला कर चुका था। उसने लिफ्ट हादसे की पूरी फाइल निकलवाई और पुराने कर्मचारियों से बात की। इसी दौरान उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। रश्मि की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। रश्मि एक होनहार कर्मचारी थी, लेकिन वह कंपनी के अंदर हो रही कुछ गड़बड़ियों के बारे में जान चुकी थी। उसने कुछ दस्तावेज देखे थे, जिनसे यह साबित होता था कि कंपनी के कुछ ऊंचे पदों पर बैठे लोग गैरकानूनी लेन देन कर रहे थे। एक रात जब उसने इस बारे में अपने सीनियर से सवाल किया, तो उसे धमकाया गया। उसे चुप रहने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं मानी। और फिर उसी रात जब वह ऑफिस से निकल रही थी, लिफ्ट में एक तकनीकी खराबी हुई और वह अंदर फंस गई। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई और उसकी मौत को एक हादसा घोषित कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि किसी ने जानबूझकर लिफ्ट की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की थी। राहुल को समझ आ चुका था कि रश्मि की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसकी मौत का बदला अभी बाकी था। राहुल और उसकी टीम ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने रश्मि की पुरानी चैट हिस्ट्री और कंपनी के लॉग रिकॉर्ड्स चेक किए। धीरे धीरे सबूत उनके हाथ लगने लगे।
एक रात राहुल ने महसूस किया कि उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला जिसका नाम था प्रूफ। उस फोल्डर में कई ईमेल्स और दस्तावेज थे जो दिखा रहे थे कि रश्मि किसके खिलाफ लड़ रही थी। और फिर स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज टाइप हुआ, अब मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। राहुल ने सबूतों को मीडिया तक पहुंचाया। कुछ हफ्तों बाद कंपनी के कुछ सीनियर मैनेजर्स पर केस दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। जिस दिन आखिरी गुनहगार पकड़ा गया, उसी रात पहली बार ऑफिस में 2:30 पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने महसूस किया कि हवा शांत थी। किसी ने कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी, कोई स्क्रीन अपने आप ऑन नहीं हुई, कोई लिफ्ट अटकी नहीं। रश्मि की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।